जी, क्वेश्चन नंबर 28। इसमें हमने कोई नई चीज नहीं सीखनी, फार्मूला सीखने, लेकिन फार्मूला लगाना कौन सा है ये आई कैप ने हमसे पूछा। आई कैप ने कहा कि स्टूडेंट्स ने गलती कौन सी की। इस सवाल के 16 नंबर थे पेपर में। ठीक है, आए जरा देखते हैं। यहां पर इसने मार्क्स नहीं लिखे हुए तो मैं लिख देता हूं। पेपर में ये 16 नंबर का सवाल था। सवालों की डिस्ट्रीब्यूशन क्या थी? 0.5 मार्क्स थे। फार्मूला कौन सा लगना है, सिर्फ फार्मूला का पहचानना, पुट करना, आंसर करना नहीं। हाँ, इसका मतलब है इन 8 में से 4 नंबर तो किस चीज के थे कि फार्मूला लगेगा कौन सा। ठीक होगी बात। फिर उसके बाद उसके 4 नंबर थे मजीद उस फार्मूले की एप्लीकेशन के, अप्लाई करने के, आंसर निकालने के। ठीक है, फिर उसके बाद कुछ लोगों ने ये 8 नंबर ले लिए, लेकिन 8 नंबर मिस कर बैठे क्योंकि सवाल के अंदर 2 रिक्वायरमेंट थी, एक रिक्वायरमेंट नहीं थी, एक रिक्वायरमेंट छुपी हुई थी। देखें, लिखा हुआ कंप्यूट रेलिवेंट रेशो ऑफ SL&TL, ये एक रिक्वायरमेंट है। अब दूसरी रिक्वायरमेंट देखिए, टू असेस विच कंपनी सीम्स टू। अब इस विच कंपनी सीम्स टू को हर रिक्वायरमेंट के साथ साथ पढ़ेंगे तो आपको अगली रिक्वायरमेंट का पता चलेगा। अब जरा देखिए, assess which company seems to give more incentive to its customer to pay on time। इसका मतलब है ये कुछ सवाल आपसे पूछ रहा है। क्या सवाल पूछ रहा है? कौन सी कंपनी अपने कस्टमर को जल्दी पेमेंट करने के ऊपर इंसेंटिव देती है? ये बात समझ लगी? कौन सी कंपनी अपने कस्टमर को जल्दी पेमेंट करने के ऊपर इंसेंटिव देती है, ये एक और सवाल है। एक सवाल है रेलिवेंट रेशो, तो पहला डिसाइड करना है कि इसके ऊपर कौन सी सारी रेशो में से फार्मूला लगेगा। एवरेज कलेक्शन पीरियड, तो देखो ना, अर्ली पेमेंट कहां से पता चलेगी, किसके कस्टमर जल्दी पैसे देते हैं? एवरेज कलेक्शन पीरियड। डेटर कलेक्शन पीरियड, डेटर कलेक्शन पीरियड, जिसका आंसर कम होगा वो कंपनी के कस्टमर जल्दी पैसे देते थे, जिसका आंसर ज्यादा होगा, जिसका आंसर कम होगा। तो बात समझ लगी? अब अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी नहीं है, अगर आप लोगों ने ऐਵੇਂ बस काम नहीं, अगर काम करके आते ना, थोड़ी सी परेशानी आपको यहां पर होती। तो मैंने पहले दूसरी बात आपसे, ये हमारी कमिटमेंट हुई है कि हमने सोल्यूशन ही देखा करना। आज मुझसे डिस्कस करने के बाद अब जाकर सोल्यूशन देखा करो, पहले ना देखा। अगर आप चाहते हो कि प्योर चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हो और साथ आप ये भी चाहते हो कि भाई आप जो पेपर में जो बैठे हो ना, तो आपका पेपर पास हो जाए। मुश्किल है या आसान है? पेपर हर हाल में पास होने की टेक्निक बता रहा हूं मैं आपको, कि आपने कभी सोल्यूशन देकर सवाल हल नहीं कर। हाँ, जब हम डिस्कस कर लेंगे, पूरा सवाल में डिस्कस किया करूंगा, फिर अपने रिमार्क्स, हमारी डिस्कशन और आई कैप की डिस्कशन को मिक्स करके आपकी एक नई डिस्कशन तैयार हो जाएगी, वो आपका कॉन्फिडेंस होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अपने यहां पर देखिए कि सुबह आते हुए आधा घंटा पहले सवाल करने की कोशिश करोगे ना, तो फिर कोई फायदा नहीं है, फिर तो आप सोल्यूशन ही देखोगे। तो थोड़ी सी रिस्पेक्ट दो स्टडी को, टाइम दो इसको। हाँ जी, तो ये बात सबको समझ लगी कि पहले पार्ट के अंदर हमने क्या फाइंड करना है? एवरेज कलेक्शन पीरियड, और कौन सी कंपनी इंसेंटिव ज्यादा देगी, कम वाला आंसर या ज्यादा वाला आंसर? कम वाला, क्योंकि एवरेज कलेक्शन पीरियड, जितने जल्दी लोग पैसे देंगे उसको इंसेंटिव दिया जाएगा। दूसरे नंबर पे कहता है विच कंपनी सीम्स टू, मैंने क्या बोला, हर रेशो के साथ आपने ये पढ़ना है। विच कंपनी सीम्स टू अवेल एक्सटेंडेड क्रेडिट टर्म्स फ्रॉम इट्स सप्लायर। एवरेज कलेक्शन पीरियड, सॉरी एवरेज पेमेंट पीरियड, तो उसने कहा है कौन सी कंपनी ने ज्यादा टाइम लिया हुआ है, जिसका एवरेज क्रेडिट पीरियड ज्यादा आएगा, वो हमारा रिमार्क्स में आ जाए। ये अंत पे सवाल करते भी हैं। अच्छा, हम लिखते तो जाए ना साथ। हाँ जी, यहां पर हमारा आ गया, इसमें आपने कहा कि एवरेज या डेटर कलेक्शन पीरियड फाइंड करना है। बाद में मैं जब हल करने लग जाऊंगा तो फिर ये आपने मुझे बताते जाना। और इसमें कौन सा फाइंड करना है आपने कहा? क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड या एवरेज पेमेंट पीरियड। जी, विच कंपनी सीम्स टू बी मोर एफिशिएंट इन द यूज ऑफ कैपिटल। अच्छा, मुझे बताओ, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड या रिटर्न ऑन इक्विटी?
रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड या रिटर्न ऑन इक्विटी? रिटर्न ऑन, देखो ना, आप दोबारा सुन लें, जो आपने पीआरसी में पढ़ा था उसको थोड़ा सा एडवांस करने लगा हूं। कैपिटल का मतलब होता है, कैपिटल दो टाइप के होते हैं, एक डेट कैपिटल, एक इक्विटी कैपिटल। डेट कैपिटल होता है लॉन्ग टर्म डेट, जी जी। इक्विटी कैपिटल क्या होता है? शेयर कैपिटल। इसका मतलब है अगर सिर्फ कैपिटल का लाभ लिखा होगा तो कैपिटल इंप्लॉयड की बात होगी। अगर सिर्फ कैपिटल का लाभ लिखा हो तो कौन सा होगा? अच्छा, वो कहता है कौन सी कंपनी अपना कैपिटल ज्यादा एफिशिएंटली इस्तेमाल कर रही है, जो हर 100 रुपए के बदले ज्यादा परसेंटेज कमाए। ये तो बात आपने कह दी कि रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड, लेकिन जिसका आंसर ज्यादा आएगा वो ज्यादा एफिशिएंट है या जिसका आंसर कम आएगा? जिसका आंसर ज्यादा आएगा, क्योंकि 20% का मतलब है हर 100 रुपए कैपिटल के ऊपर 20 रुपए कमा रहा है, और एक 25% है तो हर 100 रुपए के ऊपर 25% को। हाँ जी, कीप लोअर सेलिंग प्राइस टू गेन द मार्केट शेयर, जीपी रेशो। क्योंकि जीपी सिर्फ ये रिमार्क सिर्फ एक ही जगह पूरे सवाल के अंदर, कीप लोअर सेलिंग प्राइस टू गेन मार्केट शेयर। वो कहता है जानबूझ के सेलिंग प्राइस कम करके मार्केट शेयर गेन किया जाता है, नंबर ऑफ कस्टमर यूनिट ज्यादा सेल किए जाते हैं। तो जीपी रेशो फाइंड करना है, लेकिन आंसर किसका ज्यादा होगा? जिसकी जीपी रेशो कम होगी या जिसकी जीपी रेशो ज्यादा होगी? ओ भाई याद रखें, जब जीपी रेशो कम होती है ना तो सेलिंग प्राइस उसी की कम होती है। जीपी रेशो कम होने की वजह दो बताइए, परचेज कॉस्ट ज्यादा या सेलिंग प्राइस कम। उसने क्या कहा है? कीप लोअर सेलिंग प्राइस। तो जिसकी सेलिंग प्राइस लोअर होगी ना उसका जीपी रेशो कम होगा। तो कौन सा आंसर हुआ? जिसका जीपी रेशो कम होगा उसने अपनी जानबूझ के सेलिंग प्राइस कम की हुई है ताकि उसका मार्केट शेयर बढ़ जाए। बेटर लिक्विडिटी पोजीशन, लिक्विडिटी रेशो, ये तो सोचने की भी जरूरत नहीं है। हायर एबिलिटी टू कन्वर्ट इट्स एसेट्स इनटू प्रॉफिट, रिटर्न ऑन एसेट। कहते हैं ना एसेट्स प्रॉफिट, प्रॉफिट और एसेट का रिलेशन किस है? फार्मूले में है, रिटर्न ऑन एसेट। कंट्रोल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मोर एफिशिएंटली, ना 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 ना, ऑपरेटिंग एक्सपेंस नेट प्रॉफिट रेशियो भी फाइंड कर सकते हो, और इसका ज्यादा अच्छा है कि आप ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो फाइंड कर लें। ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो, मैंने आपको कहा एसपीएल की कोई भी रेशियो फाइंड करनी हो तो क्या फार्मूला होता है? ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइडेड बाय सेल्स, ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। तो जिसका कम होगा वो आंसर होगा, जिसका ज्यादा वो आंसर होगा कम होगा। आप एनपी रेशियो से भी फाइंड कर सकते हो, लेकिन ऑपरेटिंग एक्सपेंस उसने खुद मुंह से बोल दिया है कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, तो बेहतर है कि आप ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो फाइंड करो। हायर एबिलिटी टू रेज बैंक लोन इन फ्यूचर, तो हाई गियरिंग वाला ज्यादा लोन ले सकता है या लो गियरिंग वाला? लो गियरिंग वाला। तो फाइंड क्या करनी है इसका? लो जी, गियरिंग रेशियो। इनकी पहचान 4 नंबर की थी, सिर्फ पहचानना कि कौन सा फार्मूला लगे। 4 नंबर इसके थे। फिर अगले ये भी लिखना था कि एसएल वो कर रही है या टीएल कर। अब इस सवाल का हल करने का पेपर में आपने इसको कैसे हल करना है उसका तरीका मैं आपको बता देता हूं। सवाल सबके सामने है ना, नहीं है तो अपनी किताब खोलें, बुक खोलें और उसका सवाल हम देखते हैं, क्योंकि वैल्यूज आपने बतानी है, मैं भी साथ साथ देखता तो रहूंगा। यहां से चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। सवाल हल करने का तरीका आपने कुछ इस तरह से करना है पेपर में। यहां पर सबसे पहले रेलिवेंट रेशियो है तो यहां पर रेशियो का नाम लिखेंगे, यहां पर उसका फार्मूला लिख लेंगे, यहां पर एसएल, यहां पर टीएल और यहां पर अपने रिमार्क्स। ठीक होगी बात? आप अपना हर फार्मूला लिखकर चाहे नीचे लाइन लगा दें, ताकि क्योंकि जिस तरह की आपकी राइटिंग होती है वो समझने लगे कि नीचे वाला फार्मूला और ऊपर वाले फार्मूले के जवाब आपस में मिक्स ना हो जाए। तो हर रेशियो लिखने के बाद एक लाइन लगा दिया करें। तो सबसे पहले कौन सी रेशियो फाइंड की है हमने? पहला पॉइंट पे एवरेज कलेक्शन पीरियड, एवरेज कलेक्शन पीरियड या कस्टमर कलेक्शन पीरियड या डेटर कलेक्शन पीरियड।
उसका फार्मूला क्या होता है? एवरेज डेटर्स ओवर नेट क्रेडिट सेल्स, या आप लिख दें क्रेडिट सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 365 डेज। ठीक है, तो आपने अपने फार्मूले में जाकर देखना है कि आपको तो एवरेज डेटर्स चाहिए। अब इसमें डेटा 1 साल का गिवन है, तो जो क्लोजिंग होगा वो ही एवरेज होगा। तो ये आपके दोनों के डेटर्स पड़े हुए हैं, जल्दी से लिखो अपने फार्मूले के अंदर। एसएल का लिखो 2700 और टीएल का लिखो 3200, और यहां पर दोनों की सेल्स अवेलेबल है। एसएल की सेल्स लिखो जरा, और दोबारा मैं बता देता हूं, अगर पूरे सवाल के अंदर कुछ ना बताया हो तो जो सेल्स हैं वो क्रेडिट सेल्स है, जो परचेज है वो भी क्रेडिट परचेजेस। हाँ जी, लिख लिया आपने? चलो जी, आप मुझे लिखवाएं। एसएल के डेटर्स कितने हैं? 2700 और इसके 3200। एसएल की सेल्स 16,700 मल्टीप्लाइड बाय 365, और टीएल की 35,400 मल्टीप्लाइड बाय 365। एसएल का 59 डेज और टीएल के 33 डेज। कौन सी कंपनी अपने कस्टमर को ज्यादा इंसेंटिव देगी? टीएल। टीएल गिव मोर इंसेंटिव टू इट्स कस्टमर टू पे ऑन टाइम। सिर्फ टीएल भी लिख देंगे तो उसको पता चल गया कि भाई साहब को आंसर आता है। ठीक है, सिर्फ टीएल भी लिख देंगे, अगर आप पूरी लाइन लिख दोगे तो थोड़ा बेहतर हो जाएगा। और बेहतर है कि आप ना इसके नीचे एक लाइन ड्रॉ कर लें ताकि अगली रेशो इसके साथ मिक्स ना हो जाए। दूसरे नंबर पर आपने कहा जनाब एवरेज पेमेंट पीरियड फाइंड कर। फार्मूला क्या बनता है? एवरेज क्रेडिटर्स ओवर नेट परचेज। तो मेरे ख्याल में फाइंड भी नहीं कर सकते ना गिवन, तो मेरे कॉस्ट ऑफ सेल लिख लेते हैं मल्टीप्लाई बाय 365 डेज। जी, तो आपके पास ये कॉस्ट ऑफ सेल तो लिखे ना दोनों की, जल्दी से फार्मूले के अंदर 11,400 और 27,800। कॉस्ट ऑफ सेल सबकी लिखें 11,400 और 27,800, और फिर आप क्रेडिटर आपको मिलेंगे यहां पे 2900 और 4500, और उसको 365 डेज से मल्टीप्लाई करें। मुझे सिर्फ डायरेक्ट आंसर चाहिए। इसका 93 डेज और इसका 59 डेज। तो क्या कौन सी कंपनी को ज्यादा टाइम मिल रहा है? एसएल को। एसएल गिव मोर एक्सटेंडेड क्रेडिट टर्म्स फ्रॉम द सप्लायर, क्योंकि जिसका टाइम ज्यादा आ रहा है। अच्छा, कोई ऐसा बंदा जिसको नहीं समझ लगती हैं ये बातें, यानी स्टिल आज इसका आज पहला दिन है या दूसरा दिन है, उसकी तो मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन जो रेगुलर क्लासेस ले रहा है उसको अब ये बातें वो दिल को लग रही है कि हाँ ये चीज ऐसे ही है, सही चल रही है। मेन मसला ये है, हाँ आपका दिल मुर्दा हो जाएगा, याद रखिए, अगर आपने मुसलसल काम ना किया तो फिर आपको कुछ नजर नहीं आना, कुछ दिखाई नहीं देना। आपकी जो एबिलिटी है ना, आपकी जो एफिशिएंसी आईक्यू लेवल है, वो आपका नॉन सीरियस बिहेवियर की वजह से ना तबाह हो जाता है। मतलब जो आईक्यू लेवल है जिसकी वजह से आप अपनी खानदान में जाने जाते हो कि आप कोई बहुत ही तीसमार खान हो, तो वो जो आपका लापरवाह वाला एटीट्यूड होता है, लापरवाही वाला, वो आपकी उस आईक्यू लेवल को ना खराब कर देता है। अगर आप अपनी फूफा कायम रखना चाहते हैं, मतलब एक एफिशिएंट रहना चाहते हैं, तो उसके लिए जरूरी है कि थोड़ा सा आप साथ साथ काम करना। चलिए जनाब, नेक्स्ट तीसरे नंबर पर कौन सी रेशियो हमने कहा था? कौन सी? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड फार्मूला क्या बनता है उसका? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड
मल्टीप्लाइड बाय, और एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या क्या आता है? इक्विटी प्लस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। चलिए जनाब हम जाते हैं वैल्यूज पे। फार्मूला आपको लिख दिया है, प्रॉफिट बिफोर एंड, पहले उस पर जाते हैं जी। प्रॉफिट बिफोर, आपका जो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है वो इसका है 1550 प्लस 250, क्योंकि ये जो 1550 है इंटरेस्ट माइनस होने के बाद है, हमें उससे बिफोर चाहिए तो ऐड बैक कर देंगे, और अगर टैक्स भी होता वो भी ऐड बैक कर देंगे। 1800 आ गया जनाब, ये जाकर फार्मूले में पुट करें, क्योंकि मैंने ना डायरेक्ट आपसे सोल्यूशन ले लेना है, और इसमें 2100 में क्या कर देंगे ऐड, तो ये हो जाएगा। लिख लिया आपने अपने अपने फार्मूले के अंदर। चलें जी, और जरा अब हम करते हैं कैपिटल एंड रिजर्व और लॉन्ग टर्म लोन। ये आपका बताया हुआ है कैपिटल एम्प्लॉयड, इनको प्लस कर लें और इनको प्लस कर, कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस लॉन्ग टर्म लोन कर लिया प्लस। कितना बन गया ये? कितना? 10,300, और ये बन गया 10,050। लिख लिया तो, और मुझे आंसर भी बता दें फिर। एसएल का कितना आ रहा है? 17.4%, और टीएल का 19। कौन सी कंपनी अपना कैपिटल ज्यादा एफिशिएंटली इस्तेमाल कर रही है? टीएल। गॉट इट? ओके की बात। अच्छा, ये जो मैं नोट करता हूं ना, इसका भी पीडीएफ बनाकर मैं आपको शेयर कर सकता हूं, ठीक है? वो मैं आपको कर भी दूंगा ग्रुप के अंदर। ये जो नोट, बेसिकली आपका ना दिमाग, अंडरस्टैंडिंग बड़ी अच्छी होनी चाहिए, मतलब समझ आनी चाहिए चीज कि हम कर क्या रहे हैं। फार्मूले याद करना तो मेरा बीकॉम वाला भी कर सकता है, असल चीज है इसकी एप्लीकेशन। तीसरे नंबर, चौथे नंबर पर जा रहे हैं जनाब, क्या? टीएल कैसे? देखिए, इस कंपनी ने अपना 100 रुपए इन्वेस्ट करने के ऊपर कितना रिटर्न कमाया? 17 रुपए। और एक आपका टीएल है, वो 100 रुपए के ऊपर 19 रुपए कमा रहा है। तो कौन ज्यादा अपना 100 रुपए इस्तेमाल अच्छा कर रहा है? ज्यादा कमाने वाला या कम कमाने वाला? ज्यादा कमाने वाला, क्योंकि एसएल कमा रहा है हर 100 रुपए फाइनेंस करके 17 रुपए, और टीएल कमा रहा है हर 100 रुपए को 19 रुपए। मतलब आप दो दोस्त हैं, दोनों के पास 100 रुपए है, एक बंदा उसके ऊपर 17 रुपए कमा रहा है, दूसरा बंदा उसी 100 रुपए के ऊपर 19 रुपए कमा रहा है। तो इसका मतलब है एफिशिएंटली किसने इस्तेमाल किया अपना 100? 19 रुपए वाले ने। ठीक होगी बात? चलिए जनाब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। जीपी रेशो, जीपी रेशो का फार्मूला हुआ ग्रॉस प्रॉफिट ओवर सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। हाँ जी, देख लेते हैं। यहां से आपको चाहिए ग्रॉस प्रॉफिट और सेल, वो एक ही जगह से मिल जाएगा। ये सेल्स है, लिखो अपनी अपनी सेल्स और अपना अपना ग्रॉस प्रॉफिट। देखिए टीएल की सेल्स है 35,400, उसका ग्रॉस प्रॉफिट भी ज्यादा है 7600। एसएल का सेल्स कम है 16,1700, उसका प्रॉफिट भी उससे कम है 5300। लेकिन जीपी रेशो किसकी कम आ रही है? किसको? टीएल की, क्योंकि उसने अपनी जीपी रेशो कम होने की वजह उसने सेलिंग प्राइस कम कर दी और सेल ज्यादा कर दी। यानी एक बंदा एक चीज बेचता है 100 रुपए की, और एक बंदा दो चीजें बेच लेता है 90 रुपए की, तो सेल किसकी ज्यादा हो जाएगी? वो क्योंकि 180 रुपए टोटल सेल हो जाएगी, और हो सकता है उसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन कम है हर यूनिट के पीछे। यानी वो 100 रुपए में पता नहीं 80 रुपए की चीज 100 की बेच रहा है, वो 20 रुपए कमा रहा है। वो 80 की चीज 90 की बेच रहा है, वो 10 रुपए कमा रहा है, लेकिन उसने यूनिट 2 बेच लिए, हो सकता है 3-4 बेच ले, तो उसकी सेल वाला ज्यादा हो जाएगी, लेकिन पर यूनिट जो रेशियो होती है, जीपी रेशियो बेसिकली होता है पर यूनिट बन जाता, तो वो कम पड़ जाएगी। तो लो जनाब, इसका कितना आ गया? 31.7%, और टीएल का 21.4। और किसने मार्केट शेयर कैप्चर किया है जानबूझ के कीमत कम करके? टीएल। और ये मुझे लगता है बहुत सारे सवाल जिस बंदे को नहीं पता ना, तो शायद ये वो ऐसा लिख बैठा हो, क्योंकि वो लिखते हैं ना
गेन मोर कैपिटल शेयर, तो उसकी वजह से वो शायद समझे कि जिसका जीपी रेशो ज्यादा है। नहीं, जिसके जीपी रेशो कम है क्योंकि उसने सेलिंग प्राइस अपनी लोअर रखी हुई है। 5वें नंबर पर क्या था, कहते हैं इसके बारे में आई कैप के रिमार्क्स हैं कि बहुत सारे लोगों ने ना ये सवाल इनकम्प्लीट किया, गलत नहीं किया। पहला एक शख्स वो है जिसको ये सवाल समझ नहीं लगा, क्योंकि उसने तो ये कहा ही नहीं फलानी फलानी रेशो फाइंड करो, चीज हिडन थी ना, वो तो सवाल छोड़ गया। ये वो बंदा है जिसको सवाल आता भी था लेकिन इसमें थोड़ी सी गलती कर बैठा। वो गलती हम देखते हैं कौन सी है। लिक्विडिटी रेशो में कौन सी रेशो आती है पहले, करंट रेशो। तो अगर हम करंट रेशो देखते हैं उसका फार्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटी। और क्विक रेशो का भी साथ लिख लें, क्विक रेशो का फार्मूला है करंट एसेट्स माइनस स्टॉक ओवर करंट लायबिलिटी। ओके की बात। अब अगर जिसने सवाल किया उसको तो पता चल गया, जिसने सवाल नहीं किया उसके लिए पहले हम चलते हैं करंट रेशो पे। तो जैसी बात है एसओएफई में दोनों चीजें मिल जाएंगी हमें। ये आपके हैं जनाब करंट एसेट्स एसएल के 8700 और ये ऊपर तीनों को प्लस करके, और ये 11100 और ये है करंट लायबिलिटी एसएल की, और ये है इधर ही। अगर हम मामला इसका तय करें, इसके करंट एसेट्स है 8700 डिवाइडेड बाय 3800 2.28 और इसके दूसरे के हैं 11100 डिवाइडेड बाय 48 और इसका भी आंसर कितना आ रहा है। क्या इससे पता चल रहा है कि किसकी लिक्विडिटी पोजीशन बेहतर है। इधर तो बराबर बराबर लग रही है, इससे कोई क्लियर नहीं हुआ। तो आई कैप का फरमान है कि बहुत सारे बच्चों ने करंट रेशो निकाल के ये कह दिया कि लिक्विडिटी पोजीशन दोनों की बराबर है, किसी ने क्विक रेशो फाइंड ही नहीं की। हालांकि क्विक रेशो भी तो थोड़ा सा हमें बता सकती है ना, और वो फर्क भी किस वजह से हुआ होगा, स्टॉक की वजह से। तो हम क्विक रेशो अगर हम फाइंड करते हैं यहां पे, तो क्विक रेशो हमारी आती है 8700 माइनस 4800 और ये वाला डिवाइडेड बाय 3800। ये कितना आ जाएगा 1.02। और दूसरा है जनाब उसके करंट एसेट्स हैं 11100 माइनस 7100 डिवाइडेड बाय 48 0.8 रेशो 1। तो इस हिसाब से देखा जाए तो लिक्विडिटी पोजीशन किसकी अच्छी है, एसएल की या टीएल की, एसएल की। तो आप अगर अपना जवाब पूरा करना चाहते हो तो ये आया 2.8 या 2.28 और इसका आया था 1.02 और इसका 0. तो एच की केस की लिक्विडिटी पोजीशन हुई एसएल की। ओके की बात। चलें जी, उसके बाद हम चलते हैं पॉइंट नंबर 6 के ऊपर। कौन सा है, रिटर्न ऑन एसेट। और वो भी कहता है कि कौन सा बंदा अपने एसेट्स को, नंबर 6 है रिटर्न ऑन एसेट्स का फार्मूला होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। हमने प्रॉफिट बिफोर और मल्टीप्लाइड बाय 100 भी करना। लो जी ना, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हम पहले फाइंड कर चुके हैं। अगर आपको याद हो ये 1800 प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है और इसका 20 और इसके को डिवाइड कर देना है टोटल एसेट्स के ऊपर। टोटल एसेट है 14101 और 18000। लो जनाब 1800 को डिवाइड कर दें 14100 मल्टीप्लाइड बाय 100 और दूसरे 2700 को डिवाइड कर दें 18900 मल्टीप्लाइड बाय, और मुझे उसका आंसर बता। पहला कितना है 1.7 12.7% और दूसरा 14.2%। बात हमें लगी। तो कौन सी कंपनी अपने एसेट्स को प्रॉफिट में अच्छा कन्वर्ट कर रही है, टीएल। क्योंकि टीएल
14 हर 100 रुपए आप एसेट पे लगा कर ना उससे 14.2 रिटर्न कमा रही है, और दूसरी 12.7 हर 100 रुपए के पीछे कमा रही है। इसके बाद 7 ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो। ये एनपी रेशियो से भी फाइंड हो सकता है, या आप ऐसा करें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय सेल्स। अगर नेट प्रॉफिट से फाइंड करेंगे तो हायर नेट प्रॉफिट वाला आएगा, और अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंस देखेंगे तो जिसका ऑपरेटिंग एक्सपेंस कम आएगा वो हमारा आंसर होगा। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस देख लेते हैं जाकर। जी ये हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस हैं। एसएल के 3500 डिवाइडेड बाय 16,700, और टीएल के 4900 डिवाइडेड बाय 35,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 भी करना है, मल्टीप्लाइड बाय 100 भी करना है। तो बताएं जनाब एसएल की कितना आ रहा है? 29.95%, 20, और दूसरा 21.46%। हर 100 रुपए पे एसएल को 20 रुपया ऑपरेटिंग एक्सपेंस पड़ रहे हैं, और हर 100 की सेल के पीछे टीएल को 21 रुपया पड़ रहे हैं। तो किसने ऑपरेटिंग एक्सपेंस को अच्छा कंट्रोल किया हुआ? एसएल ने। किसका? पहला कितना है? 13.84। कौन कर रहा है कैलकुलेशन? चले कितना आ गया? 50। लास्ट वन गियरिंग रेशियो। फार्मूला लॉन्ग टर्म लोन डिवाइडेड बाय, चाहे तो आप कैपिटल एम्प्लॉयड पे डिवाइड कर दें या इक्विटी पे डिवाइड कर दें, ये आपकी अपनी मर्जी है। दोनों में से जिस पे अब मैं आपको बताऊंगा कि एफएआर के अंदर मोस्टली कैपिटल एम्प्लॉयड चलता है, और आगे जाकर कुछ बुक्स हैं जहां पर वो इक्विटी करता है, लेकिन आप जिससे भी कर देंगे तो सवाल गलत नहीं होगा। अब देखिए जनाब लॉन्ग टर्म डेट आपका कितना है और इक्विटी कितनी है। ये लॉन्ग टर्म डेट है आपका 1900 और ये है 4600, और इक्विटी है 8400 और 94। आई क्या आपकी किताब में जो मर्जी है आप जो मर्जी लिख सकते हैं। डिवाइड आप 10,300 पे भी कर सकते हैं, और डिवाइड आप 8400 पर भी कर सकते हैं। तो हम बेसिकली जा रहे हैं 1900 को डिवाइड करने जा रहे हैं 8400 पे। और दूसरे का लोन कितना है? 4600। 4600 डिवाइडेड बाय 94। इसका कितना आंसर आ रहा है? 22.6। और 48.67। कौन सी कंपनी लो गियरिंग है? एसएल लो गियरिंग है, तो ये फ्यूचर में मजीद लोन ले सकती है। ओके की बात। अब देखें कि जिसने पहले सवाल किया है उसको तो दोबारा सवाल करके भी अच्छा लगेगा, और जिसने नहीं किया उसको भी अच्छा लगा सवाल। ये इतना बुरा सवाल नहीं, लेकिन हम जा रहे हैं एक आप ऐसे सवाल की तरफ जो कि जब पेपर में पहली दफा सवाल आया था तो एक दफा उसने हैरान कर दिया था, फिर आईकैप को भी पता चला कि ये हैरान कौन सवाल है, तो फिर ये दोबारा पेपर में सवाल है, और वो भी 16 नंबर का 17 नंबर का ऐसे। तो उसकी टाइप में तरीकाकार बता देता हूं, और मैं आपको वो बुक से सवाल नहीं दूंगा, मैं आपको ना उसकी असाइनमेंट भेज दूंगा, या बुक से भी कर सकते हो, लेकिन वही कमिटमेंट ये कि आपने सोल्यूशन नहीं देखी। अगर सोल्यूशन देख लिया ना तो वो सस्पेंस खत्म हो जाता है। हाँ अगर बहुत ही ज्यादा दिल नहीं मान रहा तो फिर भी एक दफा सोल्यूशन पूरा करने के बाद अपना सवाल या जवाब वेरीफाई, तरीका का चेंज हो सकता है, एंड पे जो रिजल्ट आता है वो चेंज नहीं हो सकता। चलें जी बिस्मिल्लाह करते हैं। आज का कॉन्सेप्ट क्या है? आज एक टाइप ऑफ क्वेश्चन पेपर में कई दफा आया हुआ है, एक दफा भी नहीं, कभी एमसीक्यूज के अंदर, कभी पूरा पूरा सवाल बन के। वो सवाल ये है कि वो आपको कहता है कि जनाब सपोज दैट एक ट्रांजैक्शन लिखता है। ट्रांजैक्शन क्या लिखता है? कहता है कस्टमर
पेड ₹40,000 in full settlement of his debt ₹45,000। कहते हैं इस ट्रांजैक्शन का व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन नंबर 1, यहां पर मैं लिख देता हूं करंट रेशियो, नंबर 2 क्विक रेशियो, नंबर 3 जीपी रेशियो, नंबर 4 एनपी रेशियो, नंबर 5 रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, नंबर 6 रिटर्न ऑन एसेट्स, और भी मल्टीपल रेशियो कह सकता है, बल्कि लिख ली नंबर 7 स्टॉक टर्नओवर, नंबर 8 डेटर टर्नओवर, नंबर 9 क्रेडिटर टर्नओवर। पेपर में ये सवाल है, वो एक ट्रांजैक्शन दे देता है और नंबर ऑफ रेशियो दे देता है, कहता है बताओ इसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। क्या इफेक्ट से मुराद क्या है? 3 इफेक्ट। ये रेशियो पहले से बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी, या नो चेंज आएगा। इफेक्ट क्या देखना है? व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन दीज रेशियोज। पहले से कम हो जाएगी रेशियो, पहले से ज्यादा हो जाएगी, या सेम रहेगी। मैं इन 9 रेशियो के ऊपर इस ट्रांजैक्शन की एप्लीकेशन सिखाता हूं आपको, और आपको पेपर में 4-5 ट्रांजैक्शन आ जाती हैं और उन 4-5 ट्रांजैक्शन का इफेक्ट डिफरेंट रेशियो पे वो पूछ लेता है। और पेपर में ये सवाल एक दफा नहीं 2 दफा फुल फ्लैश क्वेश्चन आया हुआ है, और मल्टीपल टाइम एमसीक्यूज के अंदर आया हुआ है। 5-5 नंबर के एमसीक्यूज, 4-4 नंबर के एमसीक्यूज। जी तरीकाकार इसका फिर देखते हैं, कोई इस पे तुक्का नहीं लगाना। आप लोगों ने इसके इफेक्ट्स देखने, 2 इफेक्ट 2 तरह से, या इसकी एंट्री पास कर लो ट्रांजैक्शन, या उसका इफेक्ट देख लो कि किस किस चीज के ऊपर इसका इफेक्ट आता है, किस में ये प्लस हो रहा है और किस में माइनस। सवाल लिख लिया या कोई लिख रहा है अभी स्केल? डन। चले जी, सबसे पहले आप मुझे ऐसा करेंगे, इसकी जर्नल एंट्री कौन बताएगा? 40,000 रुपया मैंने कैश रिसीव किया कस्टमर से, और उसे लेना कितना था? 45,000। मुझे बताओ इसका किसको इसकी जर्नल एंट्री आती है? चले एक सादा सी बात, आप लोग देसी तरह से भी सवाल हल कर सकते हो। आपके पास कैश इन हुआ आउट हुआ? कैश डेबिट, कितनी अमाउंट? 40,000। अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट 45,000। डिस्काउंट अलाउड या अच्छा, ये अगर आप 2022 से सवाल पहले देखेंगे ना, इसका कोई सवाल अगर आया होगा तो यहां पर डिस्काउंट अलाउड लिखा होगा, बस सेल्स नहीं लिखा होगा। और जब से ये सवाल आया है यानी 2022 के बाद, तो ये डिस्काउंट अलाउड की बजाय सेल्स को डेबिट किया जाता है। ठीक है, दोनों ऑप्शन ठीक है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन ज्यादा वो प्रेफर अब क्या कर रहा है? सेल्स। अब आपने इस सवाल को डील कैसे करना है? सबसे पहले उसने कौन सी रेशियो पूछी? करंट रेशियो। फार्मूला बताया करंट रेशियो का, करंट एसेट्स ओवर। तो सारे जाग रहे हो, कौन सोया हुआ है? दिमागी तौर पर अगर एक्टिव हो तो फिर आगे चलते हैं, वरना कल कर लेंगे। अब आप सोए हुए हैं, हम मुदस्सिर जाग रहे हो? चले फिर देखें करंट एसेट्स। आप मुझे बताएं इस जर्नल एंट्री में करंट एसेट्स में कोई फर्क पड़ रहा है? देखिए 40,000 से करंट एसेट्स बढ़ रहे हैं और 45,000 से करंट एसेट्स कम हो रहे हैं। ओवरऑल नेट इफेक्ट लिया जाए
तो करंट एसेट्स 5000 से कम हो रहे हैं। गॉट इट? आपने फर्क देखना है फार्मूले के ऊपर क्या पड़ रहा है, फार्मूले के डिनोमिनेटर पे क्या फर्क पड़ रहा है और न्यूमिनेटर पे क्या फर्क पड़ रहा है, या ऊपर और क्या फर्क पड़ रहा है और नीचे क्या फर्क पड़ रहा है। देखिए 5000 न्यूमिनेटर कम हो रहा है, तो इसका मतलब है इसका आंसर पहले से कम हो जाएगा या ज्यादा? इसका मतलब है ये रेशो पहले से डिक्रीज हो जाएगी, ये रेशो पहले से डिक्रीज हो जाएगी। गॉट इट? ओके। फिर उसके बाद उसने क्या पूछा? क्विक एसेट्स, क्विक रेशो। आपने फार्मूला दिमाग में ले, जवाब सिर्फ आइकन में ये पूछा हुआ बस इतना, लेकिन वर्किंग में हमने ये सब करना होता है। हर ट्रांजैक्शन की एंट्री देख ले या हर उस एंट्री का इफेक्ट देख लिया करें, तो बेहतर है एंट्री पास कर लिया करो। हाँ जी, क्विक रेशो का फार्मूला कौन लिखवाएगा? करंट एसेट्स माइनस स्टॉक ओवर करंट लायबिलिटी। फिर एंट्री द ट्रांजैक्शन यही है। बताओ इससे क्विक एसेट्स पे कोई फर्क पड़ रहा है? पड़ रहा है, क्योंकि क्विक एसेट भी तो वही है। इसमें भी हमारा 40,000 प्लस हो रहा है, 45,000 माइनस हो रहा है न्यूमिनेटर में। इसका मतलब है हमारा न्यूमिनेटर पहले से कम हो गया और लायबिलिटी पे कोई फर्क ना पड़ा, तो ओवरऑल ये कम हो जाएगी रेशियो या ज्यादा? कम हो जाएगी। तो इतना तो पता है ना? ओके की बात। अब आते हैं जरा ध्यान से देखने वाली चीजें। जीपी रेशियो, एंट्री तो याद है ना? जीपी रेशियो फार्मूला ग्रॉस प्रॉफिट ओवर सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। मेरा फार्मूला क्या था? यानी एंट्री क्या थी? कैश डिस्काउंट को ना सेल्स ही लिख दो बस, सेल्स। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग आ गया सवाल। 40,000 को छोड़ते हैं और यहां पर 5 और यहां पर 45। मुझे बताओ जीपी रेशियो में क्या फर्क पड़ेगा? इंक्रीज, डिक्रीज या नो इफेक्ट? अच्छा मुझे बताए कैश और अकाउंट रिसीवेबल इस फार्मूले को इफेक्ट कर रहे हैं? नहीं, ये तो निकल गया ना, निकल गया, सारा कुछ ही निकल गया। चले ये आ जाता है सारा कुछ वापस। चले हम बात तो कर सकते हैं ना। सेल की वजह से फर्क पड़ा है। अच्छा सेल की वजह से जीपी रेशियो पे फर्क पड़ेगा? पड़ेगा, क्योंकि जीपी कैसे आता है? ग्रॉस प्रॉफिट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल। इसके मतलब है जीपी पहले से कम हो रहा है, ज्यादा सेल डेबिट हो रही है, जीपी कम हो रहा है और नीचे सेल भी कम हो रही है, तो फर्क क्या पड़ेगा? इंक्रीज, डिक्रीज या नो चेंज? जीपी भी 5 रुपए से कम हो रहा है, सेल भी 5 रुपए से कम हो रही है, बैलेंस हो जाएगा। चले ये चीज मैंने सिखाने के लिए आज का दिन रखा है, सिर्फ ये चीज। पेपर में बैठे आप लोग और क्लास में सोए हुए लोग ये सवाल गलत करके आते हैं। जो जल्दी में होते हैं और जो क्लास में सोए होते हैं, जल्दी में वो मैं बंदा कह रहा हूं जो न्यूमेरिकली करके नहीं करता, उसका जवाब ये गलत हो जाता है। जब भी याद रखें, ये मेरी बात ध्यान में रखनी है, हमेशा याद रखनी है, जब भी किसी वैल्यू का फर्क दोनों अमाउंट से ऊपर आ रहा हो, ऊपर भी और सेम अमाउंट से आ रहा हो, तो थोड़ा आप हल करके लिखना, बगैर हल करके लिखोगे तो सवाल आपका गलत हो जाएगा। दोबारा बता रहा हूं, जब भी आपको ऐसा लगे ऊपर और नीचे सेम अमाउंट का फर्क आ रहा है, तो मैं क्या कह रहा हूं? हल करके लिखना, हल किए बगैर ना लिखना, वरना 90% चांसेस हैं कि आपका सवाल गलत हो जाएगा। ठीक होगी बात? अब आप ऐसा करो कि बाद में मैं यहां पर लिखवाता हूं, अपने रजिस्टर पे लिखें कि आपका ना ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो लिख लेते हैं। अब ऐसा करें कि अपना ग्रॉस प्रॉफिट लिख लें, कोई भी अमाउंट 40 ओवर 100, सेल को 100 समझ लें और ग्रॉस प्रॉफिट को 40 समझ लें, तो निकालें जरा 40 ओवर 100 कितना आ गया? 40%।
एक मिनट मैं आपकी स्क्रीन ऑन कर दूं। आवाज आई है? ये बुलाओ जरा अफजल को। हाँ जी, नो चेंज आ रहा है? चेंज आ रहा है ना? अब पता चला? इसका मतलब आज अगर आपको ये बात समझ लगी है तो आज आपका क्लास में आने का मकसद पूरा हो गया कि जब ऊपर और नीचे दोनों में सेम चेंज आ रहा हो तो आपने खुद से कोई रिमार्क्स नहीं देने, एक दफा उसको हल करके लिखना है। ठीक है? अब आप ऐसा करो, हमने चेंज से पहले हमारा था 40/100, चेंज के बाद 5 रुपए से ग्रॉस प्रॉफिट कम हो गया और 5 रुपए से सेल्स कम हो गई, तो क्या हो जाएगा? 35/95। 35/95। चले जी, आप अपने पास लिखें पहले 40/100, ये पहले है चेंज से पहले, मल्टीप्लाइड बाय 100, तो आंसर आपका क्या आया था? 40%। गॉट इट? और उसके बाद 5 रुपए से आपने सेल कम की और 5 रुपए से आपने अपना, क्योंकि सेल भी कम हुई है और ग्रॉस प्रॉफिट भी कम हुआ, तो आपका 35 का ग्रॉस प्रॉफिट और 95 से सेल मल्टीप्लाइड बाय, अब 35 और 95 किया तो कितना आंसर आया? 36.8%। तो बताएं आपकी जीपी रेशियो पहले से कम हुई है ज्यादा? कम। और हमें वैसे भी पता है जब सेल प्राइस कम, सेल कम होती है, जीपी रेशियो कम होती है। बात तुम्हें लगी है? इस वजह से आपकी जीपी रेशियो कम। तो मैंने ये बात क्या सीखी हमने कि जब भी ऊपर और नीचे सेम इफेक्ट आएगा हम हल करके लिखेंगे, हल किए बगैर नहीं लिखेंगे। अगले सवाल पे आए। अगली कौन सी रेशियो मैंने बताई थी? हाँ, ये और इंटरेस्टिंग हो गया, एनपी रेशियो। एनपी रेशियो का फार्मूला होता है जनाब नेट प्रॉफिट ओवर सेल्स मल्टीप्लाइड बाय। बताओ, आपने सेल डेबिट किया हुआ है तो आपका एनपी में कोई फर्क पड़ा? नेट प्रॉफिट में कोई फर्क पड़ेगा? पहले खुद से कोई लिख लिया करो, पहले खुद से। जैसे ये भी लिख लो 20/100, ये पहले वाला है 20%। अब आपने कहा कि 5 रुपए डिस्काउंट देने से आपका नेट प्रॉफिट 5 रुपए से कम हो गया, तो कितने का हो गया होगा? 15 का। सेल्स पहले 100 रुपए की थी, आप कितनी हो गई? 95। तो 15/95 मल्टीप्लाइड बाय 100 करो तो कितना आ रहा है? 15.78। तो नेट प्रॉफिट भी पहले से कम हो गया। और रेशियो कौन सी है नेक्स्ट? ये इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। हर एक चीज ना, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ओवर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। बताओ प्रॉफिट का फर्क पड़ा? कितना? 5 रुपए का। 5 रुपए से पहले प्रॉफिट कम हो गया ज्यादा? कम हो गया। और नीचे बताया एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड में कोई फर्क पड़ा? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर वो भी वही बात सेम पड़ा। यानी अगर सपोजर वही 20/100 है ना, तो 5 रुपए से आपका प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट कम हो गया, ये 15 का हो गया, तो इसके अंदर प्रॉफिट आकर ऐड हुआ, प्रॉफिट आकर इसके अंदर ऐड हुआ, तो प्रॉफिट ऐड होने की वजह से तो प्रॉफिट पहले से कम ऐड होगा, क्योंकि प्रॉफिट भी तो कम हुआ है। तो ये भी 5 रुपए से तो बिल्कुल सेम इफेक्ट आ गया जैसे कि हमारा एनपी रेशियो का बढ़ा और जीपी रेशियो का बना। अब हम चलते हैं करंट रेशियो की, क्विक रेशियो की, डेटर टर्नओवर पे। बाकी आप लोग कर लोगे ना, समझ लग रही है ना क्या करना चाह रहे हैं? डेटर्स टर्नओवर रेशियो। फार्मूला बताएं,
डेटर टर्नओवर रेशो, हाँ जी, सेल्स ओवर एवरेज डेटर्स, और आंसर किस फॉर्म में आएगा? हमारी सेल भी पहले से कम हो गई और हमारे डेटर भी पहले से कम हो गए, लेकिन सेल्स हमारी 5 रुपए से कम हुई है, डेटर हमारे 45 से पहले से कम हुए हैं। तो ऐसा ही हुआ है ना। मैंने आपको बार बार कह रहा हूं कि जब भी ऊपर नीचे फर्क है ना तो लिख के कर लेना, और अब तो ये लिखने की जरूरत नहीं है। डिनोमिनेटर हमारा 45 से कम हो रहा है, ज्यादा अमाउंट से कम हो रहा है एज कंपेयर टू सेल्स। तो नीचे वाला ज्यादा आंसर कम हो रहा है, इसका मतलब आंसर पहले से बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। लेकर बताऊं, देखें आपका सेल्स है, पहले सपोज हम सेल्स कर लेते हैं कि हमारी 400 की सेल्स थी पहले, और हमारे डेटर से 200 के या 300 के कर लेते हैं, 200 के कर लेते हैं, क्योंकि तो कितना आंसर आ गया? 2 टाइम। अब सेल्स हमारी क्या हो जाएंगी? 390, और डेटर हमारे कितने से काम हो रहे हैं? अकाउंट सेल क्रेडिट हो रहा है 45 से, तो ये कितने हो जाएंगे? 130, 155। तो कितना आंसर आ गया? 2.54, ये जो भी आ रहा है। तो पहले से हमारी रेशियो बढ़ी। अच्छा, ट्रांजैक्शन से फार्मूले के ऊपर इफेक्ट सीखा या अभी तक परेशानी हो रही है? अभी हम एक ट्रांजैक्शन करें, पेपर में 101 दफा सवाल आया, उसमें 5 ट्रांजैक्शन बताई हुई थी और 5-6 रेशियो बताई हुई थी। कहता हर एक रेशियो के ऊपर ना इसका इफेक्ट बताओ। फिर एक दफा सवाल आया, उसने 3 ट्रांजैक्शन बताई थी और 3 ट्रांजैक्शन की 4-5 रेशियो बताई थी, कहते इसके ऊपर सब पर इसके ऊपर इफेक्ट बताओ। तो आपने बेसिकली, हमारा टारगेट ये है कि कल का जो आपने सवाल करना है ना, वो सवाल है, इसका सोल्यूशन अगर आप नहीं देखते तो मैं यहां से बता देता हूं। एग्जाम्पल नंबर 19 है, इसकी एग्जाम्पल नंबर 19 आपने करनी है, और 1-2 एग्जाम्पल मैं और आपको बताता हूं कि ताकि आपका संडे अच्छा गुजरे। लो जनाब, ये सवाल है, ये उसने 5 ट्रांजैक्शन दी, ये पास पेपर का सवाल है, 1 2 3 4 5, और कहता है बताओ स्टेट द इफेक्ट इंक्रीज डिक्रीज या नो इफेक्ट ऑफ ईच ऑफ द अबव मेजर्स ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जीपी रेशियो, करंट रेशियो, रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट, एनपी रेशियो, स्टॉक टर्नओवर और क्विक रेशियो। हर ट्रांजैक्शन का आपने सबके ऊपर अलग अलग इफेक्ट बताना। ये जो नीचे आपने सोल्यूशन है वो नहीं देखना, मैं आपको तरीकाकार बता देता हूं कि आपने ये सवाल आपने कैसे अटेम्प्ट करना है। आपने ऐसा करना है कि कोई हाल नहीं, चले आपने एक साइड पर लिखनी है रेशियोज, तो देख लो, एक साइड पर रेशियो और एक साइड पर ना ट्रांजैक्शन लिखती है ऊपर रेशियो के आगे सामने रो वाइज 1 2 ट्रांजैक्शन नंबर 3 4 और जितनी भी ट्रांजैक्शन है, और फिर रेशियो के नीचे लिखना है जीपी रेशियो। अब ट्रांजैक्शन 1 की वजह से जीपी रेशियो पे क्या फर्क आया, ट्रांजैक्शन 2 की वजह से किस तरह फर्क आया, ट्रांजैक्शन 3। हर ट्रांजैक्शन का इफेक्ट हर रेशियो के ऊपर बताना है, ठीक है। असल ऐसा है कि आप ये 90 ना करें, मैं आपको ना एक असाइनमेंट शेयर करूंगा ग्रुप के अंदर, उसके अंदर ना वो एक फॉर्मेट बना हुआ है, आपने बस उन बॉक्सेस के अंदर ना सिर्फ ये लिखना है इंक्रीज या डिक्रीज, ठीक है। और पेपर में भी अगर ये सवाल आ जाए तो आपने उसी फॉर्मेट में करके आना, ठीक है। तो ग्रुप में ऐसा कोई बंदा है तो नहीं जो ऐड ना हुआ हो, आप नहीं ऐड हुए तो फिजा आपने कौन है वो लास्ट में आपके, अब तो आपका सेक्शन चेंज हो गया तो नंबर तुमसे ले लो ना, ठीक है। तो आप ऐड हो जो, आप तो इधर भी ग्रुप एडमिट होना, आप है ये साकिब, ठीक है। तो आप ना अभी ऐड हो जाओ ताकि मैं आपको एक असाइनमेंट शेयर करूंगा, उसका क्वेश्चन नंबर बताऊंगा, जो जो क्वेश्चन नंबर मैं बताऊंगा ना मंडे को करके आना, ठीक जी। आपके तो लेक्चर कोई मिस नहीं है, ओके।